परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। नदीम साहब साबिका ज़िला सदर मजलिस, आदिल साहब PSCS चेयरमैन, गालिब साहब, महफूज साहब, सज्जाद साहब, सरफराज संबुल साहब, एहसान साहब और हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुबीन साहब और मेरे तमाम मजलिस से रुफ़क़ा, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, नौजवानों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज गुलाम सरवर साहब के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और मौसम नासाजगार होने के बावजूद भी और जिस मुकाम पर ये जलसा हो रहा है और ऐसे मुकाम पर आप तमाम लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आए हैं, मुझे यकीनन ये कहना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार भी इंशाअल्लाह बैसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग छाप का उम्मीदवार कामयाब होगा और विधायक बनेगा। और हम ये आपको बताने आए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करने आए हैं कि 5 साल पहले आपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था। ये बड़े अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव ने मजलिस के 4 विधायक को खरीद लिया, उनको हमसे तोड़ लिया और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि रुकनुद्दीन साहब ने हमको छोड़कर बैसी की आवाम के जज्बात को चिकनाचूर करके वो तेजस्वी यादव के पास चले गए। मैं रुकनुद्दीन साहब को कहना चाहूंगा कि मेरा दिल आपके लिए साफ है, मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ। जो आज जनता में कहता है तेजस्वी कि उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं, रुकनुद्दीन वो तुम्हारे सामने एक झूठा बना और तुमको इस्तेमाल करके कहीं का नहीं रखा। रुकनुद्दीन साहब आप जान लो इस बात को कि तेजस्वी को दुश्मनी आपसे भी नहीं है। तेजस्वी और मोदी नीतीश कुमार को दुश्मनी सीमांचल की जनता से है और वो ये नहीं चाहते कि बैसी की आवाम यहाँ पर अपने वोट से अपने पसंद की एक लीडरशिप और क़यादत को बनाए। इसीलिए भाजपा हो या JDU हो, अज़ां हो रही का अज़ां हो रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट फिर तक। हमारे कान में आ रहा है आवाज यार। मैं आपसे कह रहा था कि राजद हो या भाजपा हो या JDU हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। वो इस बात को हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सियासी आवाज और लीडरशिप आपकी वोट और दुआओं से बन जाए। और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रचाई
और इस साजिश में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तेजस्वी यादव के बाद, तो जो कि हाट का शाहनवाज है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसकी जमानत जो कि हाट की आवाम उसकी जब्त करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी ने सबको इस्तेमाल किया और सबको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब, आपने क्या हासिल किया? मैं आज भी आपसे अपील कर रहा हूं, आप अपनी इज्जत को और अपने मुकाम को बचा लीजिए। जो आपका इस्तेमाल किया और फिर सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। रुकनुद्दीन साहब, घर में बैठ जाइए, दुआ करिए कि गुलाम सरवर यहां से कामयाब और कामरान हो जाए। मेरे दिल में कोई चीज नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ एक जुनून है कि मैं मरने से पहले सीमांचल की जनता के से इंसाफ को देखना चाहता हूं। मेरे जिंदगी के अल्लाह ने मुझे बहुत चीजों से नवाजा। अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा कि मैं सोच भी नहीं सकता। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार जिंदगी का शमा मेरा बुझने से पहले मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दे कि मैं अपनी जात के लिए नहीं, इस सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार यहाँ पर आपकी एक सियासी लीडरशिप बन जाए जो हमारे मरने के बाद हमारा जिस्म और हमारे जिस्म की हड्डियां इस जमीन में खाक हो जाएंगी, मगर हमको इस बात का इत्मीनान होगा कि हम दुनिया से तो चले गए, हमारी आंख बंद हो गई, मगर हमने इत्तेहाद का एक ऐसा परचम यहाँ पर कायम किया जो 100-200 साल तक आने वाली दुनिया में आपकी आवाज और आपकी क़ियादत करता रहेगा। तो मैं यही बात आपके सामने कहने को आया हूं। और मैं कल कोचा दामन में इजहार रस्वी साहब के घर जाकर उनसे मिला, उनको गले से लगाया और मैंने कहा, इजहार रस्वी साहब, तेजस्वी ने तो आपको छोड़ दिया था, मगर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपके घर को आया हूं, आपसे मिलने के लिए आया हूं। और मैं उनको गले से लगाया और अपनी दिल की शिकायत उनके सामने किया। तो रुकनुद्दीन साहब, हम आपसे भी कह रहे हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए ये बैसी की जनता को क्या मिला। 6 बार सुभान साहब यहाँ के विधायक बने, उन्होंने क्या काम करवाया बैसी में, हमको बताओ। लोग ये तमाम राजद, बीजेपी के और हर सियासी पार्टी का नेता बोलता है ओवैसी बहरिया है। यकीनन मैं बहरिया हूं, मैं हैदराबाद से आया हूं, मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम 6 मर्तबा के विधायक हो, तुमने बैसी में क्या किया? आप तो मंत्री थे ना सुभान साहब, अल्लाह ने आपको राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था, राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था। आपने क्या किया बताओ? मोदी और नीतीश कुमार, तुमने बैसी की जनता को धोखा क्यों दिया? आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक ताराबारी का ब्रिज का काम 10 साल से चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। बताओ मोदी, बताओ नीतीश कुमार, ये तुम्हारी सीमांचल से नफरत की निशानी नहीं तो क्या है? और बैसी, सुनिए आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को, और बैसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक में इसका नाम लिखा। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक भारत के होते हैं, जो सबसे पसमानदा होते हैं, उसमें लिख तो लिया, मगर 10 साल से ब्रिज नहीं बन पा रहा है। अगर यही ब्रिज नीतीश कुमार के नालंदा जिला में शुरू होता और नहीं काम मुकम्मल होता, तो नीतीश कुमार कितने गवर्नमेंट के ओहदेदारों को अब तक बरतरफ कर दिए होते। मगर सीमांचल की जनता को कश्ती में बैठकर उस नदी को पार करना पड़ता है। ये सीमांचल की जनता और बैसी की जनता को देखना है कि तुम्हारे जान की कीमत नहीं, नालंदा के रहने वाले इंसान को इंसान समझा जाता है, सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को इंसान की नजर से नहीं देखा जाता। यही लड़ाई मंदलिस और ओवैसी है कि यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पर इंसान बसते हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हेलीकॉप्टर से मोदी भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से नीतीश भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से तेजस्वी भी उतरेगा।
कहां पर उतरेगा? बैसी में एक स्कूल में उतरेगा, मगर स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल में क्लासरूम नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। बड़े बड़े नेता अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं स्कूल की बिल्डिंग में, मगर स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है। ये सीमांचल से तुम्हारी मोहब्बत है भाजपा और नीतीश कुमार और राजद के लोगों, बताओ हमको। सुभान साहब, आपने 6 मरतबा यहां की जनता ने आपको विधायक मुंतखब किया, आपने क्या दिया? हाँ, आज दे रहे हैं, दौलत बांट रहे हैं, दौलत बहुत बांट रहे हैं। अब्दुल सुभान, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस जनता का तुमने खून चूस कर दौलत कमाई, आज तुमको खर्च करना पड़ रहा है। खूब खर्चो सुभान साहब, जितना खर्च सकते खर्चा करो सुभान साहब। मगर 11 को अंदर जब पोलिंग बूथ में जाएगा हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा बुजुर्ग, तो बटन दबेगा पतंग छाप पर ही सुभान साहब, इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ले रहा है तो भाई लो, ख्वाजा का लंगर है, लूट के लेकर जाओ। आज आप दौलत निकालने पे मजबूर हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, बैसी ब्लॉक इंशाअल्लाह गुलाम सरवर को कामयाब करिए। ये ताराबारी का ब्रिज का काम शुरू होगा और खत्म भी होगा, और अगर नहीं शुरू होगा तो सुन लो, पटना में बैठने वाले जालिमों, यहां पर चक्का जाम करने के लिए ओवैसी खुद आकर बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी के नौजवान बच्चों को पंजाब और दिल्ली ले जाने के लिए रोड पर बसें खड़ी रहती हैं? रोड पर बसें खड़ी रहती हैं, और कब आती हैं बसें? रमजान की ईद के बाद और बकरीद के बाद। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जो हमारा बच्चा रमजान के 30 दिन रोजे रहता है, उसको ये दिल्ली और पंजाब के लोग बंधुआ मजदूर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पैसे देते हैं एडवांस कि ये ले, रमजान गुजार ले और बस में बैठकर चल हमारे पास। बताओ फिर कौन सा काम बीजेपी और नीतीश कुमार और सुभान साहब ने किया? वो नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद करता है, लेबर के तौर पर काम करता है। वो क्या फन सीखता है? अगर बीमार पड़ गया तो वापिस आ जाता है, अगर काम खत्म हुआ तो वापिस आ जाता है। वो कोई ऐसा फन भी नहीं सीख सकता कि यहां पर आकर कुछ छोटा मोटा कारखाना खोल सके। मेरे भाई, ये हाल बैसी की जनता का यहां की बीजेपी, नीतीश कुमार और सुभान साहब ने करके रख दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को हुनर सिखाएंगे, फन सिखाने का इंतजाम यहां पर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का सेंटर यहां पर खुलना चाहिए। आप गुलाम सरवर साहब को वोट दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर ट्रैफिकिंग होती है। क्या हो रहा है यहां पर? कौन है ये लोग जो हमारे नौजवानों को तो बर्बाद कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों से भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जाकर पढ़ लो गूगल के ऊपर। उस केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा कि बच्चों को ले जाकर उनके जिस्म से उनके गुर्दे निकाले जाते और दुनिया को बेचा जाता है। उन बच्चों के जिस्म से क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं, ये बचपन बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोर्ट का केस कहता है। बताओ बैसी की आवाम, सीमांचल की आवाम, क्या तुम इस चीज को बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारे मासूम बच्चों को ले जाकर इनसे खिलवाड़ किया जाए? बताओ मेरी माँ और बहनों, अगर वो बच्चे तुम्हारे होते हैं, अगर बच्चा किसी माँ बाप के सामने गिर जाता है तो माँ के मुंह से निकलता है मेरी औलाद, और बैसी में इस तरह की हरकत की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुंडा राज यहां पर चल रहा है। आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनको रोका जाए। आप जानते हैं कि महानंदा बेसिन का काम जब शुरू होगा
तो नदी के अतराफ में जो घर हैं, खेत हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्या सुभान साहब लड़ेंगे? क्या ये बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा? ये तो बुलडोजर लगा के तोड़ देगा। सुभान साहब बोलेंगे बेटा मुझे क्या मालूम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं इतना ज़ईफ हो चुका हूं। तो महानंदा बेसिन के काम को भी देखना है। गुलाम सरवर लड़कर आपसे इंसाफ करवा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए। और आप जानते हैं कि जो रास्ता है कुतिया पंचायत और आराबंडी में, वहां पर नदी कटाव है। सुभान साहब आप मंत्री थे, राहत पुनर्निवास के, तो आपने क्या काम किया बताओ? आपने कोई काम नहीं किया। फिर अभी मुझे बताया गया कि सोता टोली से मथुरापुर जाने का रास्ता नहीं है, पुल अगर डालेंगे तो आधे किलोमीटर में तय हो जाएगा। पुल नहीं होने की बिना पर बैसी की जनता को 20 किलोमीटर का लंबा सफर काटना पड़ता है। अगर आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये सोती टोला से मथुरा पुल का काम शुरू होगा। फिर मथुरापुर से चमन टोली, इतना बड़ा काम नहीं करवाए। बताओ रुकनुद्दीन साहब, आप तेजस्वी से जब कुछ बात करे तो ये तो पूछ लेते थे, मगर आपने वो भी नहीं किया। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये जो मसाइल मैंने आपके सामने बैसी की आवाम के ताल्लुक से रखे, और फिर यहां पर बीमार हुए तो पूर्णिया सदर अस्पताल जाना पड़ता है। टीचर, डॉक्टर, गवर्नमेंट के अहदेदार अगर बैसी में आते तो बोलते यार ये तो बड़ा हमारे लिए सख्त जगह है, हमको यहां से जाना है। क्या ब्लॉक में रिश्वत आम नहीं हो चुकी है? क्या रिश्वत भ्रष्टाचार आम नहीं हुआ है? गुलाम सरवर साहब आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? आप वादा कर रहे हैं, आप खून चूसने नहीं देंगे बैसा की जनता का, आप रोकेंगे इसको? बोलिए, रिश्वत रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे सर, आपके नेतृत्व में बिल्कुल रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रिश्वत आम हो चुकी है। और किसी को पूछा गया उस ऑफिसर से, अरे बोले वो तो सबका हिस्सा है, उसमें किसका हिस्सा है? बोले पूर्व विधायक का भी है, उनका भी है, हम सब मिलकर खाते। हम हैदराबाद में कहावत है कि पूरे चोर मिलकर गांव बांट लिए। मेरे भाई, इसका खात्मा करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सैलाब आता है। क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी विधानसभा में साल में कम से कम 2 से 3 महीना ये इलाका पानी में डूबा रहता है? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जो आपके इलाके को साल में 2-3 महीने पानी में डुबोते देखकर कुछ नहीं करता, तो 11 तारीख के दिन उसको पानी में आपको डुबाना पड़ेगा अपने वोटों से। पतन छाप पर बटन दबाकर आपको कामयाब करना पड़ेगा। और मैं आपको सीमांचल की हकीकत बता रहा हूं। मैं सीमांचल में गाड़ी में सफर करता हूं, और जहां कहीं नमाज का वक्त होता है तो नमाज के लिए अब जाता हूं। मैं नमाज पढ़ के जब निकलता हूं तो 2 चीज देखता हूं। एक, हमारी मां और बहनें दूर से खड़े होकर देखती हैं। बच्चा 7 साल का होता, पुकार के बोलता पतंग छाप वाला है। हमारे बुजुर्ग से मिलता हूं, मगर एक चीज मेरी आंखें देखने तरस जाती थी कि कहां यहां का नौजवान नजर नहीं आता। नौजवान चला जाता है, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी बंबई तो कभी हैदराबाद तो कभी अहमदाबाद तो कभी तमिलनाडु। मेरे भाई, कौन सी सरकार काम करना चाहती है? कोई नहीं। बड़े बड़े दावे करेंगे आकर, मोदी जी बताओ सीमांचल को आपने क्या जुल्म किया यहां पर नीतीश कुमार के साथ। और ऊपर से मोदी बोलता है घुसपैठिया सीमांचल में है। क्या घुसपैठिया बैसी में है? बताओ। क्या हम तमाम भारत के नागरिक नहीं है? क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है? एक है बांग्लादेशी, दिल्ली में मोदी की मुंह बोली बहन है, जो मोदी को भाई बोल दे, मोदी जी उसको बोलते हैं, सब भूल जाते हैं।
एक बात भी कॉलेज भी नहीं है हमारे बच्चे और बच्चों की तालीम को मुकम्मल करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उस डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने एक ऐसा काला कानून बनाया है जिससे हमारी मस्जिदों को खतरा है, दरगाहों को, खानखाहों को, ईदगाह की जमीन को खतरा है। एक काला कानून बनाया जो भारत के संविधान के खिलाफ है। आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अकेला मैं था, मैंने पूरे दलील के साथ संविधान के दलाइल देकर मैंने 128 पेज की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को उसमें शामिल करवाया कि ये तमाम वक्फ का कानून वक्फ को खत्म करके रख देगा। आप जानते हैं वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। तो मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि कल मस्जिदों को खत्म किया जाएगा, छीन लिया जाएगा, दरगाहों को छीन लिया जाएगा। और अगर कोई बीजेपी जेडीयू वाला बोलेगा ओवैसी गलत बोल रहा है, तो बोलो, मुकाम बताओ, वक्त बताओ, मेरे साथ बहस कर लो। तुम 5 मिनट मेरे सामने बैठ नहीं सकोगे। आपको 11 तारीख को इस काले कानून के खिलाफ वोट देना है। आप देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। जो कानून वक्फ के खिलाफ, जिसका मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा कानून बना रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार में यहां पर क्या नाम है बीजेपी के उम्मीदवार का? हाँ, जनाब यादव साहब। अरे यादव साहब बोले हैं भाई, समझा करिए, बात बहुत दूर तक जाएगी। अरे ये तो सीमांचल की सरजमीन है, यहां पर हंसे तो लोग समझ जाते क्या इशारा है। जनाब यादव साहब, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार के साथ, मोदी और नीतीश कुमार बैठकर चाय पी रहे हैं, तो फिर 2015 से 2023 तक 26,375 लोगों का बिहार में कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। 8 साल में यानी हर साल 3,200 के करीब लोग मरते हैं बिहार में। मोदी जी, ये कौन सा प्रदेश आपने कैसा बना दिया यहां पर कि यहां पर हर साल 8 साल में हर साल 3,200 लोग का मर्डर होता है। मोदी जी, और सुनो राजद वाले तेजस्वी, इस बिहार प्रदेश में 2 जंगल राज हुए। एक लालू परिवार जब मुख्यमंत्री थे वो जंगल राज, और दूसरा जंगल राज जो चल रहा है नीतीश कुमार, तेजस्वी और मोदी के साथ। 26,375 लोग, यानी हर साल 3,200 लोग मरते हैं। और मोदी जी आके बोलते हैं हम वो कर दिए, हम ये कर दिए। वो सुनिए, वो यूपी के बाबा आते हैं, बाबा ऐसा कर दिए। अमा यार, यहां पर तो 3,200 मर रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार में, इसके बारे में कोई नहीं बोला जाता। और आखिरी बात सुनो तेजस्वी, तुम्हारे बगल में बैठकर मल्ला समाज का नेता बोलता है, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा किया। उन्होंने कह दिया कि हम मल्ला समाज, अगर हमको सत्ता मिलती है तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। 3% है मल्ला समाज, और बीजेपी ने भी टिकट दिया समाज के नाम पर, तेजस्वी ने टिकट दिया समाज के नाम पर, नीतीश कुमार ने टिकट दिया समाज के नाम पर। पूरी लिस्ट है मेरे पास, कितना समाज को कितना टिकट दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो 17% अल्पसंख्यक समाज है, अगर 3.5% समाज का बेटा बोल रहा है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो बताओ वैसी की जनता, क्या गुलाम सरवर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? बताओ, क्या गुलाम सरवर, अख्तर अली मान, तौसीफ आलम, सरवर आलम, ये सब क्या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते?
तो आपको एक पैगाम देना है 11 तारीख को, अगर 3.5% वाला समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो अब्दुल्ला का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का इंशाअल्लाह ताला। तुम मेरी बात को जज्बात में लाने के लिए नहीं समझना, अरे तुम अपने हौसलों को बुलंद करो, तुम ख्वाब देखना शुरू करो और नेक नियति से 11 तारीख के दिन अपना एक कोट पतंग छाप पर लगाओ। अरे अल्लाह इज्जतों को इससे नवाजने वाला है, अल्लाह मुकाम देने वाला है, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17%, 14%, 3.5%, ये फैसला आपको 11 तारीख के दिन करना है। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इससे अख्तरुल ईमान के हाथ मजबूत होंगे हमारे अध्यक्ष के। मजलिस को वोट देंगे तो सीमांचल से अंधेरा छटेगा, नाइंसाफी खत्म होगी। मजलिस को वोट देंगे तो बैसी और सीमांचल में ये जो नदी कटाव का मामला है, ये जो पानी आकर 2-2, 3-3 महीने इस इलाके को रोक लेता है, ये काम शुरू होगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट दीजिए, ताकि ये आपका दीवाना है और रहेगा। मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, मेरी दीवानगी यही है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी क़यादत बने। मेरी दीवानगी यह है कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिले, यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, यहाँ के बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ की माँ और बहनों को अस्पताल मिले, यहाँ के किसानों को उनकी खरीदी का उनकी फसल का पूरा कीमत मिले, यहाँ पर नदी कटाव का काम शुरू हो जाए, नदी के एम्बैंकमेंट का काम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को वोट इसलिए भी देना है कि तेजस्वी ने आपको धोखा दिया, जिसको आपने बड़ी वोटों से कामयाब किया था। 11 तारीख को तेजस्वी को बताना है कि तुमने रुकनुद्दीन को तो ले लिया, मगर हमने असदुद्दीन को नहीं छोड़ा। तुमको बताना है 11 तारीख के दिन तुमने तो रुकनुद्दीन को क्या बोलकर ले लिया, मगर असदुद्दीन कभी किसी के सामने झुकने वाला है ना बिकने वाला है, सिवाय अल्लाह के लिए। तो आपको 11 तारीख के दिन एक पैगाम देना है मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, क्या आप देंगे पतंग छाप को वोट? अब के बार 1 लाख पार होगा, अब के बार 1 लाख पार होगा। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, बैसी की जनता जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो गाड़ी से तेज चलाकर हम यहाँ पर आए। यहाँ से हमको अमूर को जाना है। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर, इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है, तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी।
परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।